गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा था? हमने पब्लिक सर्विस देखा था। पब्लिक सर्विस में गुड गवर्नेंस वगैरह सारा चीज़ें देखा था। पब्लिक सर्विस का सीधा सा मतलब यही समझिएगा कि लोगों के लिए करना, लोगों की भलाई के लिए करना, बस इतना ही समझिएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। अब पब्लिक सवाल यह था कि पब्लिक सर्विस जो है, क्या ये केवल इसी समय था, आधुनिक काल में था? प्राचीन काल में पब्लिक सर्विसेज कैसी थी? मध्यकाल में पब्लिक सर्विसेज कैसी थी? फिर आधुनिक काल तक पब्लिक सर्विसेज कैसे कैसे बदली? किस राजा के टाइम पे किस टाइप की पब्लिक सर्विसेज चलती थी, किस तरीके की सर्विस देता था अपनी जनता को, ठीक है? यही हमको समझना है। और कुछ मुख्य मुख्य राजाओं का नाम लेंगे जो आप पहले से इतिहास में पढ़ते हैं, जानते हैं, बस उन्हीं के पब्लिक सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, पहले समझिए। इतिहास जो पढ़ते हैं लोग, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री क्या करते हैं, रट लेते हैं। क्या टाइम रट लिया, ये राजा था, ऐसा राजा था, वैसा राजा था, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। हमें क्या करना होता है, हमको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ना बहुत गंदा है। हिस्ट्री हमें पढ़ना होता है, कंपेयर करना होता है पूरा। हिस्ट्री अबाउट चेंजेस, डेवलपमेंट, ठीक है ना? कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे प्राचीन काल में क्या बदलाव हुआ, मध्यकालीन में टेक्नोलॉजी को लेकर क्या बदलाव हुआ, फिर आधुनिक काल में क्या हुआ उसी टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे मान लीजिए हथियार, ठीक है? हथियार हथियार उस समय सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए, या फिर खाना बनाने के लिए, किसी चीज के लिए यूज करते थे। प्राचीन काल में हथियार कैसे थे, मध्यकालीन में हथियार कैसे बदलाव हुए, फिर आज 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 मॉडर्न मॉडर्न टाइम है, इस समय हथियार कैसे है, ठीक है ना? ये क्या है, ये होता है हिस्ट्री पढ़ना, कि पहले ये चेंजेस पढ़ना, यानी चेंजेस मतलब डेवलपमेंट पढ़ना। हिस्ट्री ये होता है, ठीक है ना? राजा, मान लीजिए प्राचीन काल में कोई राजा था, तो राजा ने क्या बनाया था, उस वक्त उसकी गवर्नेंस कैसी थी, फिर धीरे धीरे गवर्नेंस मध्यकालीन में कैसी गवर्नेंस थी, फिर आधुनिक काल में कैसे गवर्नेंस थी। ये चेंजेस पढ़ना, ये डेवलपमेंट पढ़ना, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ना, ये हिस्ट्री पढ़ने की तमीज है। कुछ लोग क्या होते हैं, उठा लेते हैं, पढ़ना पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो गायब हो जाते हैं। और क्वेश्चन आप यूपीएससी का उठाइए, यूपीएससी का पेपर उठाएंगे तो क्या करता है, वो बिल्कुल अप्लाइड हिस्ट्री भी पूछेगा, हिस्ट्री भी अप्लाइड पूछता है। कैसे? तुलना करके पूछ लेगा। मान लीजिए कि प्राचीन काल में जो घरे थे, प्राचीन काल में जो कह सकते हैं सिटी फॉर्मेशन, सिटी फॉर्मेशन कैसी थी, और आज आधुनिक काल में सिटी फॉर्मेशन कैसी है। तो आप हड़प्पा सभ्यता का, एक यूपीएससी में हड़प्पा सभ्यता से लेकर पूछा हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में कैसे घर थे, आज के टाइम पे कैसे घर थे, ठीक है? तो क्या बता, आंसर क्या था उसका, कि हड़प्पा काल में जो राजा मेन घर होता था, सबसे टॉप पे होता था, फिर मिडिल क्लास वाले घर होते थे, फिर लोअर क्लास वाले घर होते थे, क्लास बटा हुआ था। तो आज में तुलना करके क्या बताना था हमें, आज का कैसा होता है कि देखिए, सरकारी आवास जो होते हैं, एक पूरा दिया जाता है ना, सरकारी क्वार्टर वगैरह, तो एक एरिया में होता है। राष्ट्रपति वगैरह का जो क्वार्टर वगैरह होता है, रूम वगैरह, जो सुविधाएं उसको दी जाती है, वो एक किनारे होती है, सिटीजन एक किनारे होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है? तो ये उस वक्त भी था, ये आज भी चल रहा है। तो ये कंपैरिजन, ये अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। और हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, यही डेवलपमेंट। अब हमें क्या पढ़ना है, गवर्नेंस, मतलब पब्लिक सर्विस के बारे में। हम पढ़ तो रहे हैं एथिक्स, एथिक्स पढ़ रहे हैं, और उसमें भी पब्लिक सर्विस में भी प्रोबिटी, प्रॉपर्टी मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना, कि गवर्नेंस कैसी है, पब्लिक सर्विसेज कैसी मिल रही है, और उसका प्राचीन, मध्य और आधुनिक कैसे चेंजेस है। समझ में आया? ये पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री को भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि प्राचीन काल में पब्लिक सर्विस कैसी थी, फिर मॉडर्न मध्यकालीन में पब्लिक सर्विस कैसे बदली, फिर मॉडर्न काल में यानी आधुनिक काल में क्या था। तो लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, ये आप जानते हैं क्या होता है, जनता की सेवा का बदलता चेहरा, ठीक है? तो प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल में राजा का कर्तव्य और कौटिल्य का आदर्श सेवक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, सब बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में शासन कैसा करना चाहिए उसके बारे में पूरा मेंशन है। एक एक करके हम देखेंगे और प्राचीन काल को समझेंगे भी। सीधा गवर्नेंस से मतलब है, हमें गवर्नेंस ही समझना है, ठीक है? तो प्राचीन भारत में शासन का स्वरूप मुख्यतः राजतंत्र था। पहले राजतंत्र चलता था, आज डेमोक्रेसी हुई है। तो राजतंत्र में पब्लिक सर्विस कैसी थी, ये समझना होगा। तो राजतंत्र था, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वो धर्म और न्याय के अनुसार प्रजा की रक्षा और कल्याण करे, ठीक है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आसान भाषा में देखिए। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे, ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में बताया कि राजा और उसके अधिकारी, जिन्हें वह अमात्य या राज्य कर्मचारी कहते थे,
को कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, यानी प्रजा सुखे सुखम राज्ञ सबसे बड़ा सिद्धांत था। प्रजा को केंद्र में रखते थे वो। आज जैसे हम बोलते हैं ना कि गुड गवर्नेंस में जब भी कोई पॉलिसी बने तो जनता को दिमाग में रख के पॉलिसी बननी चाहिए। ये ठीक ठीक ये भी वही बात है कि प्रजा सुखे सुखे राज्यम, कि प्रजा को केंद्र में रख के हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, प्रजा सुखी रहेगा तो राजा भी सुखी रहेगा। अगर प्रजा दुखी है तो ये राजा छोड़ दे उम्मीद कि वो भी सुखी होगा। अब उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है, देखिए, समर्पित सेवक, यानी अधिकारियों को राजा और राज्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। दक्षता और ईमानदारी, काम कुशलता से हो और ईमानदारी से हो। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत सारे कड़े नियम बनाए थे। जासूस प्रणाली, आज हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में रॉ चलता है, जासूस वाला, तो उस वक्त भी रॉ चल रहा था। रॉ मतलब एक तरीके का जासूस प्रणाली चली थी, सिस्टम था। अधिकारियों पर नजर रखने के लिए कि एक जासूस प्रणाली भी थी ताकि मनमानी न करे। ठीक है, आज क्या है हमारा सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब क्या करते हैं, नजर रखते हैं। कुछ भी गड़बड़ी करेंगे हम तुरंत इनको पकड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार न करें। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था उस समय भी चल रही थी। तो प्रजा कल्याण, सिंचाई, कृषि, कानून व्यवस्था, न्याय, ये सब प्रजा के कल्याण के लिए हो। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। आधुनिक रूप से आज से तुलना करेंगे तो आज के सिविल सेवक की तरह कौटिल्य के अमात्य भी राज्य की नीतियों को लागू करते थे, लेकिन उनकी जवाबदेही मुख्य रूप से राजा के प्रति थी, न कि सीधे जनता के प्रति। आज लोकतंत्र में जनता का अधिकार कम और राजा का कर्तव्य ज्यादा था। उस वक्त राजा के टाइम पे जब राजतंत्र चला था तो राजा का कर्तव्य ज्यादा था, प्रजा कम, लेकिन जवाबदेहिता किसके प्रति थी, राजा के प्रति। लेकिन आज क्या है, लोकतंत्र है। राजतंत्र था तो अधिकारियों की जवाबदेही राजा के प्रति थी, लेकिन आज लोकतंत्र है तो जो अधिकारियों की जवाबदेहिता है जनता के प्रति है, अकाउंटेबिलिटी। राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क यही है। राजतंत्र में क्या होता है, जो भी अधिकारी होते हैं वो राजा के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लोकतंत्र में क्या है कि जो अधिकारी है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, जवाबदेही रहेंगे। ठीक है, लेकिन पब्लिक सर्विस का लेकर मामला बिल्कुल वैसा ही है कि ये लाइन पढ़ेंगे जो प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, इन्हीं को केंद्र में रखना है। एग्जाम्पल के लिए राजा अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए। ठीक है, उस वक्त चिकित्सालय वगैरह बनवाए। प्राचीन लोक सेवा का ये उदाहरण है, प्राचीन काल का पब्लिक सर्विस का ये एग्जाम्पल है। अब मध्यकालीन में आएंगे। ठीक है, मध्यकालीन में क्या हो रहा था, शासक की इच्छा और वफादारी। इस वक्त भी क्या चल रहा था, राजतंत्र ही चल रहा था। तो अधिकारियों का जो अकाउंटेबिलिटी है वो राजा के प्रति ही होगा। ठीक है, तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, शासन का स्वरूप राजतंत्र या सल्तनत जैसा था, तो राजतंत्र ही था, यही समझना है। ठीक है, तो इस समय भी शासक ही सर्वोच्च था। लोक सेवा का मतलब क्या था, शासक जैसे सुल्तान या बादशाह के प्रति पूरी वफादारी दिखाना, उसके आदेशों का पालन करना। अधिकारी जैसे मनसबदार, जागीरदार शासक के प्रतिनिधि होते थे। ये आप इतिहास में पढ़ते हैं, ये लाइन टू लाइन जो मैंने बताया है आप इतिहास में पढ़ते हैं। हमें क्या देखना है, सीधा सीधा कि पब्लिक सर्विस कैसा दिया जा रहा है। ठीक है, जनता को क्या दिया जा रहा है, ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में हम क्या देख रहे थे कि जो सम्राट अशोक है एग्जाम्पल के लिए जनता के लिए क्या क्या किया। मध्यकालीन में आ गए तो सल्तनत काल, मुगल काल, उस समय जनता को कैसी पब्लिक सर्विसेज मिली। ठीक है, तो मुख्य बातें मध्यकालीन में क्या थी, वफादारी सर्वोच्च, यानी अधिकारियों के लिए शासक के प्रति निष्ठा और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण गुण थे। राजस्व संग्रह, मुख्य काम राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, उस वक्त भी था, आज भी है। शाही शक्ति का विस्तार, अधिकारियों का काम शासक की शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करना भी था, आज नहीं है। वो पहले लड़ाई उड़ाई करके अपना युद्ध करके अपना क्षेत्र फैलाते थे। आज सबका बाउंड्री बनी हुई है, ये आपका इलाका है, ये आपका क्षेत्र है, आपका देश है, इतने में सीमित रहिए। ठीक है, तो ये वाला चीज आज नहीं है, लेकिन कुछ लोग आज बदतमीजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसको रोकने के लिए। आदर्श स्थिति में प्रजा का कल्याण, कुछ शासकों ने प्रजा का कल्याण के काम भी किए, जैसे शेरशाह सूरी की सड़कें, अकबर के सुधार, लेकिन यह मुख्य रूप से शासक की मर्जी पर निर्भर करता है, न कि प्रजा के अधिकार पर। ठीक है, मध्यकालीन में क्या है, राजा जो बोलेगा वही होने का है। राजा बोलेगा रुको तो रुको। ठीक है, यहाँ पे प्रजा की मर्जी नहीं चल रही है, मतलब प्राचीन काल में भी प्रजा की मर्जी नहीं चल रही है, मध्यकाल में प्रजा की मर्जी नहीं चल रही है। लेकिन पब्लिक सर्विस कैसी मिल रही है, बस ये देखना है कि राजा कैसा है, राजा का नीयत कैसा है, राजा पे पूरा चीजें डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर फालतू टाइप का राजा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरों के साथ गलत करेगा। तुलना कर लीजिए प्राचीन और आधुनिक काल से। प्राचीन काल की तुलना में इस काल में अधिकारियों का प्रजा के प्रति सीधा नैतिक कर्तव्य थोड़ा कमजोर हुआ। शासक की इच्छा और अपनी जागीर से मिलने वाले लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। आधुनिक लोकतंत्र से यह बहुत अलग था, जहाँ जनता के अधिकार प्रमुख होते हैं। समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुआ है, इतना समझ में आया, तुरंत पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, प्राचीन काल में राजा ज्यादा उदार था कि जनता को करना चाहिए, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, याद है, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये प्राचीन काल में मान्यता थी, लेकिन मध्यकाल में आते आते ये मान्यता जो प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया। ठीक,
अभी आधुनिक काल में देखेंगे तो सीधा लोकतंत्र आ जाएगा। तो उदाहरण के लिए मुगल मनसबदार अपने सम्राट के लिए सेना रखते थे और राजस्व इकट्ठा करते थे, तो यह उनके लोक सेवा का हिस्सा था। ठीक है, मध्यकाल में इतनी मनमर्जी इसलिए चल रही है क्योंकि इनको अपना क्षेत्र विस्तार करना रहता था, हमेशा बढ़ाना है अपने आप को। इतिहास में देखेंगे बहुत सारी लड़ाइयां हैं, क्या क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं केवल। तो इसके लिए चाहिए पैसा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तब ये हो पाएगा, आर्थिक स्थिति नहीं तो काम खत्म, राजा जिंदा ही नहीं बचेगा। इसलिए राजा ज्यादा ही पावरफुल दिखेगा इस वक्त। ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज में खासकर मध्यकाल में थोड़ा ढिलाई है, लेकिन प्राचीन काल में पब्लिक सर्विसेज ज्यादा बेहतर है। अब तीसरा है आधुनिक काल, जनता का अधिकार और जवाबदेह सेवा, यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल वाला सिस्टम यहाँ पे आ गया आज के टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ज्यादा पावरफुल है, इनके प्रति यही राजा है, मतलब लोकतंत्र मतलब लोग राजा है और इनके लिए लोग अधिकारी लगे हुए हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मुख्य बातें क्या है, संविधान का शासन चलता है, कानून और संविधान सबसे ऊपर है, सरकार और अधिकारी दोनों संविधान के अधीन रहेंगे। जनता के अधिकार क्या है, नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी रक्षा करे, और न्यायपालिका भी इसको सुनिश्चित करती है। आज की जवाबदेही और पारदर्शिता, लोक सेवकों को अपने काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, जैसे आरटीआई, सोशल ऑडिट, पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। आज का टाइम का तो आप लंबे टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, मेन आपको क्या पढ़ना था, प्राचीन और मध्य, और आपको यही समझना भी है। जब भी आप हिस्ट्री की किताब उठाएंगे तो आप कंपैरिजन करिएगा। ठीक है, ये ना हो कि ऐसा पढ़े कि एक पेज पढ़े फिर दूसरे पेज पे गए भूल गए पहला पेज क्या था। आपको तुलना करना होगा, एक राजा का शासनकाल ऐसा था तो दूसरे राजा के बारे में पढ़े तो उसका शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उन सबका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तब आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा कि अच्छा इस राजा के टाइम पे ऐसा व्यवस्था था, इस राजा के टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी, इस राजा के टाइम पे ऐसी व्यवस्था है। तो हिस्ट्री अबाउट डेवलपमेंट चेंजेस इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में और क्या होगा, योग्यता आधारित चयन, लोक सेवकों का चुनाव योग्यता के आधार पर, जैसे यूपीएससी, न कि वफादारी या जन्म के आधार पर। उस वक्त क्या हो रहा था प्राचीन और मध्यकाल में, जो सबसे विश्वास पात्र होता था, विश्वास पात्र, उसको पद मिलते थे। ठीक है, कि चलो आ जाओ तुमको ऊंचा पद मिलेगा, तुम बहुत विश्वास पात्र हो। लेकिन आज क्या है, मेरिट है, मेरिट बेस सबको पद मिलते हैं। तुलना प्राचीन और मध्यकालीन से या प्राचीन और मध्यकालीन अवधारणा से बिल्कुल अलग है। अब लोक सेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, तो जनता के पास अधिकार होते हैं। सेवा अब कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों की पूर्ति भी है। समझ में, मतलब जो उस वक्त राजा के प्रति होता था, सीधे लोकतंत्र हो गया तो जनता के प्रति जाएगा सारा चीज। ठीक है, लेकिन जब इसमें जनता के प्रति नहीं होता है तभी इशू क्रिएट होता है, और इसी इशूज को आपको रिसॉल्व करना है, तो इसी को पढ़ना भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी है, एक आईएएस ऑफिसर है, क्या करेगा, मनरेगा के तहत, मनरेगा या जी राम जी बोल लीजिए। ठीक है, मनरेगा के तहत लोगों को काम अलॉट हुआ सबको, और ये काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो जाए, ये व्यवस्था करेगा इसकी। ठीक है, फिर जब ये सारी व्यवस्था हो जाएगी तो ये इसका ऑडिट होगा, ऑडिट होगा, तो ऑडिट होने के बाद ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के तहत ये रिपोर्ट दे देगा, अकाउंटेबिलिटी दिखाएगा अपनी पूरी की पूरी, जनता के सामने रख देगा, देखिए इतना इस साल में हमें ये सारे काम मिले थे, हमने XYZ सारे काम कर दिए हैं, और ये उसकी रिपोर्ट है, आप उसकी ऑडिट कर लीजिए, अगर कहीं गड़बड़ी होता है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, अगर ये सब नहीं हो रहा है, एक आईएएस ऑफिसर ये सब नहीं कर रहा है, तो यहीं पे इशू क्रिएट हो जाएगा कि पब्लिक सर्विसेज ठीक से नहीं हो रही है। पब्लिक सर्विस ठीक से नहीं होगी तो बताइए, मैंने क्या बोला था कि भ्रष्टाचार जब होगा, पब्लिक सर्विसेज ढंग से नहीं गई हैं, बीच में कुछ घालमेल हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार होगा तो देश को इंडिविजुअल लेवल पे या देश के लेवल पे कैसे नुकसान पहुंचता है, पिछली क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उदाहरण के लिए, जब एक आईएएस अधिकारी मनरेगा जैसी सरकारी योजना को ईमानदारी से जमीन पर लागू करता है तो गरीबों को रोजगार दिलाता है और पैसे के हिसाब भी सार्वजनिक करता है, तो यह आधुनिक लोक सेवा का उदाहरण है। तो मॉडर्न पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल है, प्राचीन, मिडिवल और ये मॉडर्न। बावड़ियां खुदवाना, ठीक है, आज के टाइम पे कुएं वगैरह खुदवाते हैं, तालाब वाला बनवाते हैं आज भी, तो प्राचीन काल में भी बावड़ियां बनवाना, जो आप देखेंगे राजस्थान में देखेंगे कि बावड़ियां बनी रहती है पानी इकट्ठा करने के लिए। बावड़ी ऐसा क्यों बनती है, आपने कभी सोचा कि बावड़ी जो बनती है राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो ये सीढ़ी नुमा ऐसे क्यों बनाते हैं,
इस तरीके की बावड़ी क्यों बनाते हैं? फिर यहाँ पानी रहेगा, फिर इस तरीके की बावड़ी क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि डायरेक्ट जो सूरज की प्रकाश है ना, इस पे ना पड़े पानी पे। और डायरेक्ट सूरज के प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, इसका पानी हवा में जाएगा। इसलिए उस टाइम के लोग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस तरीके से बावड़ी बनाते थे ताकि धूप जो है थोड़ा तिरछा पड़े। ठीक है, धूप तिरछा पड़ेगा तो ये जो इवेपोरेट हो रहा है वो इतनी जल्दी होगा नहीं। ये वाटर कंजर्वेशन का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये आर्किटेक्चर जो इस तरीके का इसका बनाते हैं ना, ये जो इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाते हैं सीढ़ी नुमा, ये जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक है ये पानी बचाने का, इसलिए वो सीढ़ी नुमा बावड़ी बनाते हैं। देखेंगे सीढ़ी से उतरते 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 एकदम नीचे तक जाते हैं पानी लेने, और पानी बहुत ठंडा रहता है, ताज़ा ठंडा, और इवेपोरेट ना हो, इसलिए वो उस तरीके से बनाते हैं। तो ये थी उनकी पब्लिक सर्विस, बावड़ियाँ बनाना, कुएं खुदवाना, ये सारी चीज़ें उस वक्त भी। और आज हम क्या बनाते हैं, ब्रिज। तो हमें ये भी देखना होगा कि उस समय जो ब्रिज बनवाते हैं प्राचीन काल मध्यकाल में, तो उनकी ब्रिज कितनी मजबूत थी, आज जो हम बना रहे हैं वो ब्रिज कितनी मजबूत है। देखेंगे उनका जो आर्किटेक्चर है बना हुआ आज भी टिका हुआ है, जो लोगों के लिए बनाया गया है पब्लिक सर्विस के लिए वो टिका हुआ है, और जो आज हम बना रहे हैं वो कितना टिका हुआ है। और आपको पता है कितना टिका हुआ है, टूट जाता है। अब देखिए जितना अभी तक बताया गया है ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, इसका विश्लेषणात्मक भाग यानी एनालिटिकल पार्ट कर दिया गया है। करने का काम आपका होता है, कर मैंने दिया, आपको बस पढ़ लेना है। ठीक है, ये एनालिटिकल हो चुका है सारी चीजें। देखिए अब क्या करने वाले हैं, गवर्नेंस और प्रॉपर्टी के दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस को विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यताओं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं से जोड़ के देखेंगे कि कैसे पब्लिक सर्विसेज उस टाइम की थी। ठीक है, और विचारों को भी समझेंगे, बहुत सारे विचारक हैं, उन विचारकों को भी समझेंगे। ठीक है, तो शासन और शुचिता का दार्शनिक आधार, सही मायने में अच्छा शासन क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सीधा सा मतलब पब्लिक सर्विस कितना बेहतर तरीके से लोगों को दिया गया। ठीक है, पब्लिक सर्विस तो एक एस्पेक्ट है, और भी है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह काफी चीजें आएंगी, तो इसमें हम पब्लिक सर्विस ही ज्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टी ही है, उसी के अंदर में सारी चीजें चल रही हैं। तो पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता, न्याय और व्यवस्था का कानून। ठीक है, तो मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक, मैप पे आप देखेंगे इराक तो मिल जाएगा। तो मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ हमराबी की संहिता चलती थी, कोड ऑफ हमीराबी जैसे शुरुआती लिखित कानून मिले थे। हमीराबी कानून क्या है, एक इसे समानता पे विश्वास करता था। समानता मतलब कैसा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, समानता पे विश्वास रखता है, लेकिन इसकी समानता देखिए थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए हमीराबी कोड क्या है, ये क्या मानता है, अगर मान लीजिए ये एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है, इसने इस व्यक्ति को मारा, मान लीजिए इसका आंख फोड़ दिया। ठीक है, हमीराबी कोड में इराक में चलता था, मेसोपोटामिया में, तो मान लीजिए इसने इसका आंख फोड़ दिया, तो ये समानता पे विश्वास करता था। तो क्या है, आंख के बदले आंख, तुमने आंख फोड़ा है हम भी तुम्हारा आंख फोड़ेंगे। ठीक है, वहां की न्याय व्यवस्था ये थी कि तुमने इसका आंख फोड़ा तो हम भी तुम्हारा आंख फोड़ेंगे, तुमने हाथ काटा तुम्हारा हाथ कटेगा। पूरी समानता, इस टाइप की समानता है। आपको लग रहा होगा पॉजिटिव मतलब समानता मतलब कि अगर मान लीजिए इसका आंख फोड़ा तो हम कानून बनाएंगे, इसको जेल में भेज देंगे, ये वाला नहीं है इसका। आंख फोड़ा तो आंख ही फूटेगा आपका। ये था हमीराबी कोड, इस तरीके से समानता मानते थे वो। तो दार्शनिक आधार, यहाँ का विचार था राजा का काम देवताओं की इच्छा के अनुसार न्याय और व्यवस्था बनाए रखना है। कानून नियमों का एक ढांचा बनाते थे ताकि समाज में शांति बनी रहे और लोग एक दूसरे का नुकसान न पहुंचाए। राजा का काम देवता की इच्छा के अनुसार, राजा का काम देवता की इच्छा के अनुसार, ये याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब शासन और शुचिता क्या है इसमें, यानी प्रॉपर्टी। इसमें शासक से अपेक्षा थी कि वह कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करे। यदि कोई राजा या अधिकारी कानून तोड़ता था तो उसे देवता के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता था। यहाँ न्याय और व्यवस्था ही शुचिता का आधार था, दैवीकरण किया हुआ था। ठीक है, कि देवता अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो राजा का काम देवता की इच्छा के अनुसार होगा। राजा को बताएगा देवता कि ये इस चीज के लिए ये है, ऐसा करो। ठीक है, तो राजा का काम देवता की इच्छा के अनुसार, समझ में हर चीज का दैवीकरण किया हुआ था कि देवता ही हमें बताएंगे कि क्या करना है। ये था मेसोपोटामिया। एग्जाम्पल के लिए, गांव में अगर मुखिया ने गांव के सभी लोगों के लिए पक्के नियम बना दिए कि कौन क्या करेगा और गलती करने पर क्या सजा मिलेगी, वह खुद भी नियमों का पालन करता है। तो ये मेसोपोटामिया सोच से मिलता जुलता है, अगर आज ऐसा कोई कर रहा है तो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमीराबी संहिता में आंख के बदले आंख जैसे नियम थे, जो मैंने अभी बताया। आंख फोड़ा तो तुम्हारा भी आंख फूटेगा, हाथ तोड़ा तो हाथ भी टूटेगा, गर्दन काटा है तो गर्दन भी कटेगा। ठीक है, समानता इस सेंस में कह रहे थे आपको। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं ना कि आंख के बदले आंख पर सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, लेकिन ये कहते थे कि हाँ हम अंधा कर देंगे सबको।
अगर किसी ने किसी का आंख फोड़ा तो हम उसका आंख भी फोड़ेंगे। ये थी उनकी व्यवस्था। तो जो न्याय और समानता पर जोर देते थे, भले ही आज के मानक के अनुसार या क्रूर लगे। मतलब आज के लोग अगर मेसोपोटामिया के पैरामीटर अपने पैरामीटर के हिसाब से, आधुनिक काल के पैरामीटर के हिसाब से अगर इनके न्याय व्यवस्था को तौलेंगे तो गलत लगेगा, ठीक है। और मेसोपोटामिया के लोग, उस टाइम के लोगों को अगर भविष्य दिखता हो और आज के टाइम के लोगों आधुनिक काल के पैरामीटर को अगर वो अपने पैरामीटर के हिसाब से आज सोचे या वो तौले इसको, तो उनको हमारा वाला गलत लगेगा। समय का मतलब है, समय का अंतर है बस, ठीक है। तो मेसोपोटामिया अपने पैरामीटर के हिसाब से उस वक्त के लिए ठीक था, हमारा जो आज है आज के लिए ठीक है। तो जो बदलाव करने हैं वो सुधार हम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था मेसोपोटामिया। समानता विश्वास करता था, लेकिन समानता कैसा, आंख के बदले आंख, आंख फोड़ा तो आंख टूटेगी। हड़प्पा सभ्यता, व्यवस्थित और संभवतः नैतिक प्रशासन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी है नहीं, मतलब मिला हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाए, उसकी लिपि को हम पढ़े नहीं है, ठीक है। तो दार्शनिक आधार क्या है, अनुमानित। अनुमानित क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ा नहीं गया है कोई भी टेक्स्ट उसका। तो शहरों की योजनाबद्धता, सफाई व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और मानकीकृत ईंटें बताती है कि वहां एक मजबूत कुशल प्रशासन रहा होगा। ये रहा होगा क्या है, अनुमान। व्यवस्था, समानता और सार्वजनिक कल्याण को महत्व देता होगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सारी नगर व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। एक तरीके से 90 डिग्री वाला पूरा व्यवस्था था। इस तरीके से घर बने हुए थे, नालियों की व्यवस्था थी, कोई वाटर पानी जाता था तो ये नाली बनी हुई थी पूरा व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। और इस तरीके की योजनाबद्ध तरीका नगरीय व्यवस्था किसी शहर में रखी जाती है। नहीं तो गांव में क्या है, कहीं भी नाली जा रही है, कहीं भी आ रहा है, तो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता था नगरीय व्यवस्था थी, अनुमान लगाया जा रहा था बस देख के, इन सब चीजों से, कोई टेक्स्ट पढ़ के नहीं। और शासन और शुचिता में इतनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता चलाने के लिए निश्चित रूप से ईमानदारी और निष्पक्षता की जरूरत रही होगी। शायद भंडारण और व्यापार के नियम भी रहे होंगे। यदि प्रशासन भ्रष्ट या अक्षम होता तो ऐसी व्यवस्था शहरीकरण संभव नहीं होगा। सही बात है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है तो सारी चीजें अव्यवस्थित होती। तो एक प्रशासन तो रहा ही होगा, एक शासन तो रहा ही होगा, कितनी बढ़िया व्यवस्था चलती थी। आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में स्नानागार, अन्नागार, ये सब का डिटेल में कि भंडारण व्यवस्था वहां पे थी अनाज रखने के लिए। तो ये नगरीय व्यवस्था में ही देखी जाती है। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले स्नानागार और अन्न भंडार जैसे सार्वजनिक संरचनाएं सार्वजनिक कल्याण और साझा संसाधनों के कुशल प्रबंधन को दर्शाती है, ठीक है। और ये गुजरात के इस इलाके में ये तट पे व्यापार भी करते थे। ये सारी चीजें एक शहरी व्यवस्था में ही मिलेगी। तीसरा है यूनानी सभ्यता, ग्रीक, ज्ञान, सद्गुण और आदर्श राज्य। यूनानी सभ्यता में कौन कौन लोग हैं, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। ये महान दार्शनिक हुए जिन्होंने शासन और न्याय के पर गहराई से सोचा है। सबने अपने अपने तरीके से शासन और न्याय के बारे में बोला है। कौन कौन, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन सब ने। तो देखिए प्लेटो ने क्या बोला है, इसने बोला है कि आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट या रिपब्लिक की कल्पना की, जहां शासन दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग के हाथों में होना चाहिए। ये राजा सबसे ज्ञानी सद्गुणी होते थे और वे स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य की भलाई के लिए तर्क और ज्ञान से शासन करते थे। उनका मानना था कि अज्ञानी और स्वार्थी लोगों को शासन नहीं करना चाहिए। फिलोसोफर किंग, प्लेटो के मामले में ये वर्ड याद रखिएगा, फिलोसोफर किंग। आदर्श राज्य या रिपब्लिक की कल्पना की, स्वार्थ और इन सब चीज से हट के राजा जो होना चाहिए एक दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है, जो ये लालच भय इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचे, लोगों के लिए सोचे। तो उसको बोला फिलोसोफर किंग। अरस्तु क्या था, इन्होंने कहा कि अरिस्टोटल बोलते हैं अंग्रेजी में, उन्होंने विभिन्न प्रकार के शासन जैसे राजतंत्र, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र का विश्लेषण किया अरस्तु ने, और कहा कि सबसे अच्छा शासन हुआ है जो सभी नागरिकों की भलाई के लिए काम करे, न कि केवल शासकों के लिए। उन्होंने मध्यम मार्ग और कानून के शासन पर जोर दिया। रूल ऑफ लॉ, ये सर्वोपरि होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ पे जोर दिया। तो रूल ऑफ लॉ के मामले में जब बात करनी हो तो अरस्तु का नाम लेंगे, इन्होंने रूल ऑफ लॉ को बोला। और ये क्या बोला प्लेटो ने, फिलोसोफर किंग। राजा को क्या होना चाहिए, इन सब चीजों से परे उठ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, तो उससे बोले फिलोसोफर किंग। और शासन और सूचिता में यूनानियों ने बुद्धि, नैतिकता और सार्वजनिक हित को शासन की सूचिता का आधार माना। तो प्रॉपर्टी का आधार क्या है, बुद्धि, नैतिकता, सार्वजनिक हित, पब्लिक के लिए काम करना। एग्जाम्पल के लिए सुकरात का अपने सिद्धांतों के लिए मृत्युदंड स्वीकार करना, यह दर्शाता है कि ज्ञान और सत्य उनके लिए सत्ता से ऊपर थे। सुकरात ने क्या किया था, मृत्युदंड एक्सेप्ट कर लिया था, जहर का प्याला पी लेना। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने ये बुद्धि, नैतिकता और सार्वजनिक हित को कितना महत्व दिया था। और क्या बोलते हैं सुकरात, कि जहर में तो वो प्याले में तो जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर जाता। इसका मतलब ये कि उनके विचार जो है अभी तक चल रहे हैं। चौथा है कन्फ्यूशियस,
नैतिक नेतृत्व और सद्भाव। कन्फ्यूशियस ने नैतिक शासन और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। ये दो चीजें याद रखिएगा, नैतिक शासन और सामाजिक सद्भाव। इसका दार्शनिक आधार क्या है? कन्फ्यूशियस का मुख्य विचार क्या है? नैतिक नेतृत्व और उदाहरण के माध्यम से शासन करना था। उनका मानना था कि यदि शासक स्वयं नैतिक, ईमानदार और दयालु होगा तो जनता भी उसका अनुसरण करेगी और समाज में सद्भाव आएगा। कानून और सजा से ज्यादा नैतिक प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए, कि अगर राजा या शासक बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा चीज से कर रहा है, बहुत नैतिक है, ठीक है, बहुत नैतिक है, राजा बहुत नैतिक है, तो इसका प्रभाव जो है लोगों पे यानी जनता पे पड़ेगा। ये क्या है? जनता। तो कन्फ्यूशियस क्या कह रहा है कि नैतिक प्रभाव की बात कर रहा है। अगर राजा नैतिक है, वो नैतिक अगर है तो नैतिक वाली चीजें काम करेगा, वो नैतिकता से सारा काम करेगा, तो ये जो प्रभाव है वो लोगों पे भी पड़ेगा। लोगों पे पड़ेगा तो वो भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, पब्लिक सर्विस बेहतर रहेंगी, ठीक है। तो शासन और शुचिता, शासक को पिता जैसा होना चाहिए, पिता का दर्जा दिया, और जो अपने परिवार यानी जनता का नैतिकता और प्रेम से पालन करे। स्वयं को नैतिक रखना ही शुचिता का आधार है। तो यहाँ पे शुचिता का आधार क्या है? कि स्वयं को नैतिक रखे, खुद को एथिकल बनाए रखे। राजा खुद को एथिकल बनाए रखे, राजा या शासक, ठीक है, और जनता को अपने परिवार जैसा माने, ठीक है, परिवार में नहीं, पिता जैसा संरक्षण दे उनको। उदाहरण के लिए चीन में आज भी कन्फ्यूशियस संस्थानों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है, जो उनके प्राचीन दर्शन की प्रासंगिकता को दर्शाता है। ये एग्जाम्पल है। पांचवा है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ये अर्थशास्त्र में आपको मिलता है, जो उन्होंने लिखा है। राज्य के 7 अंग और उनका सामंजस्य समझेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में केवल राजा और अधिकारियों की बात नहीं की, बल्कि राज्य को चलाने के लिए 7 अंग यानी सप्त अंग की कल्पना भी की है। दार्शनिक आधार क्या है? कि कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर, इसको याद रखिएगा, लिविंग बॉडी, राज्य को एक जीवित शरीर की तरह देखा, जिसके 7 अंग है, और इन सभी अंगों को कुशलता और ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि राज्य मजबूत और समृद्ध हो, ठीक है। ये कौटिल्य का मानना था उनके सप्तांग सिद्धांत में। जैसे पहला क्या? राजा यानी स्वामी, मुखिया केंद्र बिंदु, अमात्य मंत्री प्रशासक, आज का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, बुद्धिमान और ईमानदार सलाहकार, जनपद क्षेत्र और जनसंख्या, राज्य की भूमि और लोग, दुर्ग यानी किले, रक्षात्मक संरचनाएं, कोष खजाना, धन का स्रोत, दंड सेना और न्याय, कानून व्यवस्था और सैन्य शक्ति, मित्र सहयोगी, बाहरी संबंध। तो शासन और शुचिता, इस सिद्धांत में शुचिता हर अंग के कुशल और ईमानदार संचालन में निहित है। राजा और अमात्य से विशेष रूप से ईमानदारी, दक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त होने की अपेक्षा की जाती है ताकि राज्य समृद्ध और जनता सुखी हो। अब देखिए, ये जो 7 चीजें बताई हैं, अब थोड़ा सा मैप बनाते हैं। मैप बनाएंगे तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड। अब देखिए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। पहला क्या है? राजा यानी स्वामी। तो हमारे यहाँ मान लीजिए पीएम या प्रेसिडेंट मान लीजिए, ठीक है, प्रेसिडेंट। अमात्य मंत्री, मिनिस्ट्रीज है। फिर क्या है? जनपद क्षेत्र यानी जनसंख्या, स्टेट है बहुत सारे, लोग हैं, दुर्ग किले, ये इनका बाउंड्री बना के सुरक्षा, दुर्ग यानी बॉर्डर पे लोग लगा के फेंसिंग किए हुए, सिक्योरिटी। कोष खजाना, भारत की संचित निधि, टैक्स से जो पैसा जमा हो रहा है। दंड और सेना लगी हुई है पूरी तरीके से हर जगह, पुलिस वगैरह व्यवस्था सब है। मित्र सहयोगी, बाहरी संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ठीक है, रिश्ते ठीक रखना। मित्र सहयोगी, बाहरी संबंध, ये मुख्य आधार है। ये है सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। आज से तुलना किया गया है, उस वक्त से लेके उस वक्त भी ये चल रहा था, आज भी चल रहा था। राजा होता था, उसका राज्य होता था, इस व्यवस्था को अपनाता था। अब हम क्या है? देश है, तो इसी चीज को यहाँ अप्लाई कर लीजिए देश के मामले पे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को आधुनिक सरकार के मंत्रालयों, अमात्य, राज्यों, जनपद, रक्षा मंत्रालय, दुर्ग, दंड, वित्त मंत्रालय, कोष, विदेश मंत्रालय, मित्र के समान देखा जा सकता है, जहां सभी को मिलकर देश के लिए कुशलता और ईमानदारी से काम करना होता है। तुलना समझ में आया? यही समझाना था, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, गुड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस, कि राजा शासक कैसा होना चाहिए।
राजा हरिश्चंद्र, सत्यनिष्ठा का प्रतीक। राजा हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्यनिष्ठा और इंटीग्रिटी, ईमानदारी के, ऑनेस्टी के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। ये कहानियां क्यों बताई जाती है? बचपन में दादा नानी मम्मी पापा सुनाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र थे, सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये वो समझाने चाहते थे कि जो प्रोबिटी है, प्रोबिटी क्या बोलती है कि दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में, आप भले उस प्रॉब्लम को झेल जाए। तो राजा हरिश्चंद्र जो है इस मामले में एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बनते हैं कि मैन ऑफ प्रोबिटी वाले थे ये। ठीक है, कि दूसरा अपनी सारी चीजें झेल के जो वादा किया, ठीक है, उस पर टिके रहे, सारी समस्याएं खुद झेली, दूसरों को तकलीफ ना आने दिया। ठीक है, तो दार्शनिक आधार पढ़िए। हरिश्चंद्र की कहानी का दार्शनिक आधार यह है कि शासक को सत्य और वचन का पालन हर कीमत पर करना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे कठिन परीक्षाएं देनी पड़े, सब कुछ खोना पड़े। ठीक है, तो शासन और शुचिता, उनके लिए सत्य वचनबद्धता ही शुचिता का सर्वोच्च आधार रूप थी। उनका शासन सत्य और न्याय पर आधारित था। यह दिखाता है कि नैतिकता और चरित्र एक शासक के लिए कितने महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भारत में जब किसी नेता या अधिकारी को उसकी ईमानदारी और वचनबद्धता के लिए सराहा जाता है तो अक्सर राजा हरिश्चंद्र की तरफ बताया जाता है, तुलना करते हैं कि यार तो राजा हरिश्चंद्र जैसा है, बिल्कुल बढ़िया काम किया है, मैन ऑफ प्रोबिटी है, सारी समस्याएं खुद ही झेल गया, लेकिन बोला कुछ नहीं, जो इसने वादा किया था उसने किया। राजा विक्रमादित्य का एग्जाम्पल दिया जाता है, इनको न्याय और दूरदर्शिता का आदर्श माना जाता है। ठीक है, दार्शनिक आधार क्या है? राजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं में एक न्यायप्रिय, प्रज्ञावान और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध है। दार्शनिक आधार क्या है? विक्रमादित्य की कहानी अन्याय को दूर करने, ज्ञान के महत्व को देने और जनता के बीच न्याय और समृद्धि लाने पर केंद्रित है। वे न्याय करने में दूरदर्शी और कठोर होने के साथ साथ दयालु और परोपकारी भी थे। तो शासन और शुचिता का आधार क्या? उनका शासन न्याय, ज्ञान, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। शासक को बुद्धिमान और न्यायपूर्ण होना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके और जनता के दुखों को दूर कर सके। उनकी न्यायपीठ सिंहासन की कहानियां उनकी अद्वितीय न्याय क्षमता को दर्शाती है। अब इनकी कहानियां सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की कि बहुत ही न्यायप्रिय थे, सबके साथ न्याय करते थे, सिंहासन पर बैठते थे, कहानियां बचपन सुनते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, भारत में जब किसी न्यायाधीश या प्रशासक को उसके अद्वितीय न्याय और निष्पक्षता के लिए सराहा जाता है तो उसे विक्रमादित्य की तरह बताया जाता है, तुलना करते हैं लोग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? निष्कर्ष देखिए। मेसोपोटामिया में कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया, हड़प्पा में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता दिखाई गई, यूनानियों में ज्ञान सद्गुण को शासक का आधार माना और कन्फ्यूशियस ने नैतिक उदाहरण और सद्भाव पर जोर दिया। कौटिल्य ने राजा के समग्र अंगों की कुशलता और ईमानदारी को महत्वपूर्ण बताया। राजा हरिश्चंद्र विक्रमादित्य ने सत्यनिष्ठा, वचनबद्ध और न्याय के व्यक्तिगत गुणों को शासक के लिए अनिवार्य बताया। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, समझना है, तुलना करनी है और क्या करना है? आंसर में कोट करना है। जब आप सत्य, निष्ठा, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी जब लिखे ना, तो इन जो कैरेक्टर्स हैं इनसे जोड़ जोड़ के एक तुलनात्मक उत्तर लिखें। जब तुलनात्मक उत्तर लिखते हैं तो आंसर राइटिंग का जो प्रभाव होता है ज्यादा बेहतर होता है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम देखेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।